नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल प्रीफिक्स स्टडी पर। और आज 12 सितंबर 2020 है और 9 से लेकर 12 सितंबर तक के जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उस सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया गया है? तो अभी 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन द्वारा हर साल 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे यानी दुनिया भर में आत्महत्याओं को रोकने का दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य दुनिया भर में आत्महत्याओं को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष 2020 विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस का विषय है वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। और वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के इतिहास के बारे में बात करें तो इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन और विश्व स्वास्थ्य संगठन और वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के साथ मिलकर 2003 से लगातार दुनिया भर में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे तो इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन एक गैर सरकारी संगठन है जो आत्महत्या और आत्मघाती व्यवहार को रोकने और इसके प्रभाव को कम करने और शिक्षाविद, मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों, संकट श्रमिकों, स्वयंसेवकों और आत्महत्या को रोकने के लिए काम करने वालों को एक मंच प्रदान करता है। 1960 में दिवंगत प्रोफेसर एरविन रिंगेल और डॉक्टर नॉर्मन फार्बेरो द्वारा स्थापित IASP में अब 77 देशों के पेशेवर और स्वयंसेवक शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने IBA द्वारा जारी EASE 2.0 इंडेक्स में टॉप किया है? तो अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने IBA द्वारा जारी एज 2.0 इंडेक्स में टॉप किया है। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। बैंक ऑफ बड़ौदा को हाल ही में जारी EASE बैंक सुधार सूचकांक 2.0 में पहले स्थान पर रखा है। वह इस सूचकांक में भारतीय स्टेट बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान मिला है। भारतीय बैंकिंग संघ द्वारा ESSE यानी इंचेंड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस सुधार सूचकांक को तैयार किया गया है। इस सूचकांक को जारी करने का उद्देश्य सार्वजनिक उपक्रमों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ा के इन्हें एक दूसरे से सीखने के लिए प्रोत्साहित करके PSB में जरूरी बदलाव लाना है। सूचकांक 6 विषयों पर आधारित था, जिसमें 120 से अधिक उद्देश्य मैट्रिक्स पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के प्रदर्शन को मापा जाता है। यहाँ पर था उत्तरदायी बैंकिंग, ग्राहक प्रतिक्रिया, क्रेडिट ऑफ टेक व्यवस्था और HR और के लिए उद्यमिता के रूप में PSB और वित्तीय समावेश और डिजिटलीकरण को मजबूत बनाना। बात करें इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के CEO की तो वर्तमान में है सुनील मेहता। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने फीसदी गिरावट का अनुमान जताया है? तो अभी इंडियन रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में 11.8% गिरावट का अनुमान लगाया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। फिंच रेटिंग की भारतीय शाखा इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में वृद्धि के अपने अनुमान को बदलकर -11.8 कर दिया है और रेटिंग एजेंसी ने इससे पहले GDP में 5.3% गिरावट का अनुमान जताया था। साथ ही रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2021 में 18.44 लाख करोड़ रुपए तक का आर्थिक नुकसान होने का अनुमान जताया है। इसके अलावा रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि अगले वित्त वर्ष यानी 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था 9.9% की वृद्धि दर्ज करेगी। हालांकि इसमें पिछले वित्त वर्ष के कमज़ोर आधार प्रभाव होगा। वित्त वर्ष 2021 की पहली अप्रैल-जून तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में रिकॉर्ड 23.9% की गिरावट आई थी, जो कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण इंडिया के 17% के पूर्वानुमान से बहुत अधिक थी। बात करें MD एंड CEO ऑफ इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के
तो रोहित करण साहनी हैं और भारत रेटिंग्स और अनुसंधान का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के मुख्यमंत्री ने YSR संपूर्ण पोषण योजनाओं का शुभारंभ किया है? तो अभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने YSR संपूर्ण पोषण योजनाओं का शुभारंभ किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने राज्य की गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 2 पोषण योजनाएं YSR संपूर्ण पोषण और YSR संपूर्ण पोषण प्लस की शुरुआत की है। और इन योजनाओं के बारे में बात करें तो YSR संपूर्ण पोषण योजना में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के मैदानी इलाकों को कवर किया जाएगा, जबकि YSR संपूर्ण पोषण प्लस योजना में राज्य के 77 आदिवासी क्षेत्रों के 8,320 आंगनवाड़ी केंद्रों को विशेष रूप से पौष्टिक भोजन की आपूर्ति करने का इरादा है। इन दोनों योजनाओं से लगभग 30.16 लाख महिलाएं, माताएं और बच्चे लाभान्वित होंगे। बात करें आंध्र प्रदेश की तो इसके मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी और इसके राज्यपाल हैं बिस्वा भुवन हरिचंदा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्लेयर्स पॉट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर साइन करने की घोषणा की है? तो अभी प्लेयर्स पॉट ने भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना इन दोनों को अपना ब्रांड एम्बेसडर साइन करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपरोक्त दोनों। प्लेयर्स पॉट ने क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर साइन करने की घोषणा की है। प्लेयर्स पॉट एक फैंटेसी स्पोर्टिंग गेम ऐप है जो यूजर्स को फैंटेसी क्रिकेट खेलने में सक्षम बनाता है। साझेदारी के बाद ब्रांड के आगामी अभियानों में क्रिकेटरों को देखा जा सकता है। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से प्लेयर्स पॉट का प्रचार करेंगे। यह जोड़ी ब्रांड को उनके खेल प्रतिभा के साथ जोड़ेगी और प्रमुख लक्षित दर्शकों लुभाने में मदद करेगी। भुवनेश्वर कुमार एक प्रतिष्ठित क्रिकेटर और युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। स्मृति मंधाना भी एक विश्व स्तरीय परफॉर्मर हैं और बेहद खूबसूरती से खेल क्रिकेट यहाँ तक कि महिला दर्शकों के साथ जुड़ी हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वर्ल्ड टेक्नोलॉजी समिट का आयोजन किया है? तो अभी ISA ने वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट का आयोजन किया है। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। पहली वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट का आयोजन 8 सितंबर 2020 को वर्चुअली मोड में किया गया और इस समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों और अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करना था। इस तरह की प्रौद्योगिकियों और सौर ऊर्जा को अधिक कुशल से बनाते हैं और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। और इस समिट में 149 देशों के 26,000 से अधिक प्रतिभागियों ने वर्चुअली हिस्सा लिया। पहले विश्व और प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA द्वारा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के साथ मिलकर नई तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करने और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नवाचार के लिए इनोवेशन पर ISA ग्लोबल लीडरशिप टास्क फोर्स के संयोजक के रूप में किया गया। इस समिति में नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर माइकल स्नेली और व्हिटगम ने भी मुख्य भाषण प्रस्तुत किया। उन्होंने लिथियम आयन बैटरी की क्रांतिकारी खोज के लिए 2019 में रसायन विज्ञान और अफ्रीका योशियो के साथ संयुक्त रूप में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। बात करें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के मुख्यालय की तो वर्तमान में यह गुरुग्राम में स्थित है और अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के लीडर हैं उपेंद्र त्रिपाठी और अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन देशों ने आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी भारत और जापान ने आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत और जापान ने भारत के सशस्त्र बलों और जापान के आत्मरक्षा बलों के बीच आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता द्विपक्षीय प्रशिक्षण गतिविधियों, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों और मानवतावादी अंतर्राष्ट्रीय राहत और पारस्परिक रूप से सहमत अन्य गतिविधियों में संलग्न रहते हुए आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान में भारत और जापान के सशस्त्र बलों के बीच घनिष्ठ सहयोग के लिए सक्षम ढांचा स्थापित करेगा। यह समझौता भारत और जापान के सशस्त्र बल के बीच
अंतर संक्रियता को भी बेहतर बनाएगा, जिससे दोनों देशों के बीच विशेष राजनीतिक और वैश्विक साझेदारी के तहत द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आत्मनिर्भर भारत ARISE अटल न्यू इंडिया चैलेंजेज पहल का शुभारंभ किया है? तो अभी AIM ने आत्मनिर्भर भारत ARISE अटल न्यू इंडिया चैलेंजेज पहल का शुभारंभ किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग द्वारा आत्मनिर्भर भारत ARISE अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस की शुरुआत है। यह कार्यक्रम भारतीय MSMEज और स्टार्टअप में अनुसंधान और नवाचार को लागू करने में बढ़ावा देगा। यह पहल MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक नवाचारों को पहचानने और बढ़ावा देने में मदद करेगी। यह कार्यक्रम अलग अलग सेक्टर की समस्याओं का इनोवेटिव समाधान खोजने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO, 4 मंत्रालयों जैसे रक्षा मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और आवास और शहरी विकास मामलों का मंत्रालय और संबंधित उद्योगों द्वारा संचालित किया जाएगा। यह कार्यक्रम प्रस्तावित प्रौद्योगिकी समाधान या उत्पाद के त्वरित विकास के लिए 50 लाख रुपए तक के वित्त पोषण की सहायता करके लागू अनुसंधान आधारित नवाचारों को मदद करेगा। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वर्तमान में अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने जैविक कपास उत्पादकों के लिए नई ऋण योजना शुरू करने की बात कही है? तो अभी भारतीय बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक ने जैविक कपास उत्पादकों के लिए नई ऋण योजना शुरू करने की बात कही है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत स्टेट बैंक जैविक कपास उत्पादकों के लिए सफल नामक एक नया ऋण उत्पाद शुरू करने की योजना बना रहा है और उत्पाद सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चरल लोन सफल मुख्य रूप से जैविक कपास उगाने वालों पर केंद्रित होगी, जिन्होंने पहले कभी भी ऋण नहीं लिया है। SBI इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग ML का इस्तेमाल करेगा। बात करें SBI की, तो SBI के अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार और SBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो अभी परेश रावल बने हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये हैं परेश रावल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पूर्व लोकसभा सांसद और बॉलीवुड अभिनेता परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अपने 3 दशकों के लंबे करियर के दौरान रावल को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें 1994 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शामिल है। उन्होंने मनोरंजन उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2014 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। रावल ने 1985 में आई फिल्म अर्जुन से अपने करियर की शुरुआत की थी और इस फिल्म में उन्होंने बतौर सहायक अभिनेता के रूप में भूमिका निभाई थी। हालांकि उन्हें 1986 की ब्लॉकबस्टर नाम की रिलीज के बाद लोकप्रियता मिली थी। बात करें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दुनिया में सबसे अग्रणी थिएटर प्रशिक्षण संस्थानों में से एक है और भारत में अपनी तरह का एकमात्र संस्थान है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा इसे 1959 में अपनी इकाइयों के रूप में स्थापित किया गया था और आगे चलकर 1975 में यह एक स्वतंत्र संस्था बन गई। इसने एक स्वायत्त संगठन का दर्जा प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। यह दिन व्यक्तियों, समुदायों और समाजों के लिए साक्षरता के महत्व और अधिक साक्षर समाजों के लिए गहन प्रयासों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2020 के थीम के बारे में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2020 की जो थीम है वो थी लिटरेसी, टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड में शिक्षकों की भूमिका और शिक्षण शिक्षा की भूमिका पर ये जो थीम है ये केंद्रित है। यह विषय जीवन भर सीखने के परिप्रेक्ष्य में साक्षरता सीखने पर प्रकाश डालता है और इस तरह क्या मुख्य रूप से युवाओं और वयस्कों पर ध्यान केंद्रित कराता है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2020 के इतिहास की,
तो यूनेस्को द्वारा 1966 में 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया गया था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को व्यक्तियों, समुदायों और समाजों के साक्षरता के महत्व के बारे में जागरूक किया जा सके और अधिक साक्षर समाजों के लिए गहन प्रयासों को गति प्रदान की जा सके। बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। यूनेस्को के प्रमुख हैं ऑड्रे अज़ोले और यूनेस्को की स्थापना हुई थी 6 नवंबर 1945 को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने एक टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन सेवा किरण का शुभारंभ किया है? तो अभी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन सेवा किरण का शुभारंभ किया है। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। इस हेल्पलाइन को विशेषकर कोविड-19 महामारी के दौरान बढ़ती मानसिक बीमारियों की घटनाओं को देखते हुए शुरू किया गया है। हेल्पलाइन 1800-500-0019 मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को राहत और मदद उपलब्ध कराएगी। बात करें किरण हेल्पलाइन के बारे में, तो यह हेल्पलाइन व्यग्रता, जुनूनी बाध्यकारी विकार, आत्महत्या, अवसाद, पैनिक अटैक, समायोजन विकार, पोस्ट ट्रॉमेटिक तनाव विकार और नशीले पदार्थों के सेवन से संबंधित मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों का समाधान करने का काम करेगी। यह मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास सेवाएं प्रदान करेगी। यह पहले चरण में सलाह परामर्श प्रदान करने के लिए एक जीवन रेखा के रूप में कार्य करेगी। यह BSNL के तकनीकी समन्वयन के साथ 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं वर्तमान में थावरचंद गहलोत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिरी मेंजेल का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो ये अभी एक थे फिल्म निर्देशक जिरी मेंजोल, इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये थे यहाँ पर जिरी मेंजोल। इनका जन्म 23 फरवरी 1938 को प्राग चेकोस्लोवाकिया में हुआ था और उनकी पहली फीचर फिल्म क्लोजली वॉच्ड ट्रेन्स ने 1968 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार जीता था। मेंजेल ने जीवन भर कलात्मक योगदान के लिए चेक लायन अवार्ड जीता और उन्हें कार्लोवी वैरी उत्सव द्वारा सम्मानित किया गया था। वह मेडल ऑफ मेरिट, फ्रेंच ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर के प्राप्तकर्ता और अन्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के स्कोर के प्राप्तकर्ता भी हैं। उन्हें नवंबर 2013 में IIFA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस क्रिकेटर को भारत में व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया है? तो अभी मैथ्यू हेडन को ऑस्ट्रेलिया ने भारत में व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं मैथ्यू हेडन। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भारत के साथ व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल की राजनेता लीसा सिंह को व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया है। भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया की विदेश और आर्थिक नीति के रिश्तों को आगे बढ़ाने में परिषद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया भारत परिषद के बोर्ड में 3 नई नियुक्तियों की घोषणा की गई है। अशोक जैकब को अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है और 3 नए बोर्ड सदस्य भी शामिल हुए हैं। बात करें मैथ्यू हेडन के बारे में, तो हेडन पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 103 टेस्ट और 161 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। उन्होंने 40 अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाए हैं। उन्हें खेल में उत्कृष्टता के लिए साल 2010 में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का एक सदस्य बनाया गया था। इसके अलावा हेडन ने 2018 से इंस्टीट्यूट फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया एंगेजमेंट में बोर्ड के सदस्य के रूप में काम किया है। बात करें लीसा सिंह के बारे में, तो लीसा सिंह ने 2010 से 2019 तक संघीय सीनेट में तनिया का प्रतिनिधित्व किया है। वह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने में भारतीय विरासत के व्यक्ति के रूप में उनकी सेवा के लिए भारत सरकार से प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार पाने वाली राजनेता हैं। बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? तो अभी वेंकैया नायडू ने द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है।
उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने द स्टोरी ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया टाइटल रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट को पॉलिसी वकालत करने वाले संगठन मोबाइल क्रेच द्वारा तैयार किया गया है। रिपोर्ट देश में स्वास्थ्य और पोषण पर तैयार की गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 21% में से 6 साल से कम उम्र के 159 मिलियन बच्चे कुपोषित हैं। 36% का कम वजन के शिकार हैं और 38% पूर्ण टीकाकरण प्राप्त नहीं कर पाते हैं। बाल पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और अन्य सुरक्षा सेवाओं पर किए गए खर्च के विश्लेषण के अनुसार भारत में 2018-19 के दौरान प्रति बच्चे 1723 रुपये खर्च किए गए हैं, जो पूरी योग्य आबादी को कवर करने के लिए अपर्याप्त है। इसके अलावा रिपोर्ट में यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स के आधार पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सूची भी जारी की गई है। अब सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं केरल, गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु, मिजोरम, और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स में भारतीय विद्यालय स्तर पर बालकों की उपस्थिति, शिशु मृत्यु दर, स्टंटिंग जैसे संकेतकों की मदद से स्वास्थ्य, पोषण और ज्ञान संबंधी विकास को मापा गया है। सूचकांक के आधार पर 8 राज्यों असम, मेघालय, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार ने देश में औसत से नीचे स्कोर किया है। राज्यों की तुलना करने के लिए 2005 और 2006 में और 2015 और 2016 को 2 समय अवधि के लिए सूचकांक का तैयार किया गया था और समय के साथ परिवर्तन पर भी विचार किया गया था। तो ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।